हेलो एस्पिरेंट्स। आज है 30 जून और वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रंट पेज पर हमारे लिए न्यूज है सबसे पहले कि ये जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के मिस्टर रवि, इन्होंने एक मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अगेंस्ट द विशेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है under this article 164 that chief minister shall be appointed by governor and other ministers shall be appointed by the governor on advice of chief minister and the minister shall hold office during pleasure of governor। लेकिन यहाँ पर प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब दिया गया है कि जब तक वो पार्टी मेजोरिटी होल्ड कर रही है हाउस में, तब तक आप डिसमिस नहीं कर सकते ऐसे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल की मर्जी के बिना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, क्योंकि गवर्नर का कहना था ईडी ने इस मिनिस्टर को, दिस मिनिस्टर सेंथिल बालाजी, इन्हें अरेस्ट किया है एक जॉब स्कैम के चक्कर में। तो गवर्नर का कहना था कि अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट रहेंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन को फेयर नहीं होने देंगे, इसलिए इनको डिसमिस किया गया है। सो ये मैटर अब कोर्ट में जाएगा, उसके बाद जो भी अपडेट होगी हम लोग देखेंगे। तब ग्रेविटेशनल वेव्स, देखिए ये इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो तब ये न्यूज में भी था, शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता हो तो जान लीजिए। ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है? ये अब एक नई थ्योरी ये कहती है कि ये हमेशा प्रेजेंट होती है यूनिवर्स में, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली इनका शेप डिफॉर्म होता रहता है स्पेस टाइम में। ये थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी, देख, एल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है, लेकिन इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया गया 2015 के आसपास, ठीक है, जो हमारा लीगो एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे काम का कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। एंड हम लोग पॉलिटिकल न्यूज आप स्किप करके चलें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कोई ज्यादा रोल प्ले करेंगे नहीं। यूसीसी मोमेंट, देखिए यूसीसी पे आपको जो भी पॉइंट्स आएगा एग्जाम में, वो आपको दो तीन चीजें ही पूछेगा। एक तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है हमारा आर्टिकल 44 में, ठीक है, उसके बाद इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं तो वो किस तरह से उससे अफेक्ट होते हैं। अब आप लोग मोस्टली बिलीव करेंगे, क्योंकि मीडिया भी हमें इसी तरह से शो करता है दिन रात मुस्लिम्स के अगेंस्ट, ठीक है, कि मुस्लिम्स को ही इससे प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना, तो उनका कल्चर, उनके प्रैक्टिसेस, उनके सोशल नॉर्म्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं विच दी मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी। तो अपने जब भी आप आंसर लिखें, प्लीज ट्राइब्स के सोशल कल्चर के बारे में जरूर लिखना, उसी से आपका आंसर इम्पैक्टफुल बनेगा। और एक्चुअली इसमें किया क्या जा रहा है, देखिए क्या होता है कि मैरिज के नॉर्म्स, डिवोर्स, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सबको लेके अभी तक ना सेम नहीं है नॉर्म्स। हिंदी कम्युनिटी के अलग है, मुस्लिम्स के लिए उनका पर्सनल लॉ है, पारसीज के लिए भी सेपरेट है, क्रिश्चियन का सेपरेट है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो डिवोर्स के केस में एक हिंदू कपल को 2 साल सेपरेट रहना पड़ता है, जबकि क्रिश्चियंस में 1 साल आपको सेपरेट रहना पड़ेगा अगर आप डिवोर्स चाहते हैं। उसी तरह इनहेरिटेंस में भी प्रॉब्लम है। अगर पारसीज की हम बात करें, अगर कोई विमेन नॉन पारसी से शादी कर लेती है तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती अपने पेरेंट्स की। इस तरह की प्रैक्टिसेस इनमें प्रेवलेंट हैं। ट्राइबल प्रैक्टिसेस बहुत तरह की हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो इन सब को एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसमें, कि डिवोर्स को लेके, मैरिज को लेके, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस को लेके एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं। बट आपको लिखना है क्या है अपने आंसर में, कंक्लूजन में, दैट जो भी हो ये सब कंसेंसस के थ्रू होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डायरेक्टली इम्पोज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपने आंसर में सबसे अच्छा कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो होगा कि हम लोग अगर इंटरनल रिफॉर्म्स ही करने की कोशिश करें पहले विद इन एवरी पर्सनल लॉ, जैसे मुस्लिम लॉ में है, तो जब अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो उसमें जब अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस किया गया था कि लड़कियों की शादी की एज 21 साल की जाएगी, तो इवन कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी इसको वेलकम किया था कि हाँ ये ठीक है, आप सभी के लिए थोड़ी थोड़ी यूनिफॉर्मिटी विद इन देयर पर्सनल लॉ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, रादर देन एक शॉर्ट शॉर्ट यूनिफॉर्मिटी लाने की बजाय।
पहले धीरे धीरे इंटरनल रिफॉर्म्स करते हैं सब पर्सन लॉ में, फिर जब एक थोड़ी यूनिफॉर्मिटी, एक एग्रीमेंट बन जाएगा, लोगों के मन से वो फियर निकल जाएगा कि मेजोरिटी के लॉ को हम पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, उनकी प्रैक्टिसेस को हमारी प्रैक्टिसेस पर इम्पोज करने की बात की जा रही है, वो फियर जब तक सबसाइड नहीं होगा तब तक बिना किसी प्रॉब्लम के ये लॉ इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। ओके, तो आपको इस तरह की डिफरेंट डायमेंशन अपने आंसर में लिखने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कि ब्यूरोक्रेसी में विमेन आती तो है लेकिन हाई पोजीशन लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इवन आरबीआई गवर्नर, इन पोजीशन पे विमेन्स को प्रेफर नहीं किया जाता है अभी भी। तो आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये जान लीजिए कि एंट्री लेवल पे तो आपने विमेन्स को काफी सपोर्ट दे दिया है, बट अभी भी हायर पोस्ट पे आप उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे काम के नहीं है। यहाँ भी नहीं है कुछ हमारे काम का। देखिए, मैंने अब कुछ टाइम भी बोला था लैंडस्लाइड पे पूरा अपना सेपरेट नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है, स्टैटिक अपनी बुक्स वगैरह से, कि लैंडस्लाइड की कॉजेज क्या होते हैं, इसमें मेजर्स क्या लेने की जरूरत है हमें, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसका एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन भी रखिए अपने पास, जब भी एग्जाम में आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा। ये है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। मैं आपको यहाँ पे क्रक्स बता देता हूँ कि इसका क्रक्स क्या है। तो देखिए, पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें ब्रॉड बेस करना है अपनी रिसर्च को। अभी तक रिसर्च ना बहुत स्लोस में होती है, कोई इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन नहीं है, लिंक नहीं है इनके बीच में। तो पहले तो हमें अपनी रिसर्च को ब्रॉड बेस करना है, सिर्फ टेक्निकल और साइंस फील्ड में, बट ऑल्सो ह्यूमैनिटी फील्ड में, ठीक है। हमें अपनी रिसर्च को ज्यादा ब्रॉड बेस रखना चाहिए, सिर्फ साइंस या टेक्नोलॉजी में ही नहीं होती है रिसर्च, ह्यूमैनिटी फील्ड में भी होती है, क्लाइमेट चेंज में होती है, वाटर कैसे हम प्यूरिफाई कर सकें उसमें होती है, ठीक है, कैसे सैनिटेशन वेस्ट डिस्पोजल को और बेटर बना सकें उसमें रिसर्च होती है। तो हमें अपनी रिसर्च को थोड़ा ब्रॉड बेस करना है, वही बात वो यहाँ कह रहा है, रिसर्च इन सोशल साइंस। फिर हमें कुछ नेशनल प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे यहाँ अभी भी इंडिया में होने वाली बीमारियों में करीब 80% दीज आर वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि साफ पानी ना मिलने की वजह से 80% बीमारियां हो रही है। अब जस्ट इमेजिन, अगर हम अच्छे कम से कम खर्चे पर प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सके अपने गांव गांव, तो आप सोचिए ये डिजीज बर्डन कितना रिड्यूस हो जाएगा। और इससे हमारे हेल्थ सेक्टर पे जो असर पड़ता है, मतलब हम कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं हम देखते हैं बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, केयर करने वाले इतनी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स का कि इतने पेशेंट्स को एकोमोडेट कर सके। तो ये बीमारियां जब कम होंगी, पेशेंट्स कम होंगे, तो हमारा हेल्थ सेक्टर भी बेटर फंक्शन कर सकेगा। ओके, जो ओवरबर्डन हो रहा है वो नहीं होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप कोट किया कीजिए अपने मेंस आंसर में, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो हमें अपने प्रायोरिटी एरियाज पे डिसाइड करने होंगे, अदर देन साइंस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ऑल राइट, उसके बाद बात आती है फंडिंग की। मैंने कल भी आपको बताया था कि इंडिया में 0.7% जीडीपी का हम लोग रिसर्च पे खर्च करते हैं, जबकि चाइना, इसराइल, साउथ कोरिया ये 2 से 5% करते हैं। तो हमें अपनी जो फंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। क्लियर। देन नंबर ऑफ रिसर्चर्स की बात करें तो इंडिया में है जस्ट 253 पर मिलियन पॉपुलेशन, जबकि चाइना में 1200 पर मिलियन, यूएसए में 4200 एंड इसराइल में तो 8000 पर मिलियन, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में एलोकेट किया है 50,000 करोड़ फंड, बाद में इसको और बढ़ाया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं पैन पिट्सर पिंटर प्राइज पे। तो ये प्राइज दिया जाता है राइटर्स को फ्रॉम यूके, आयरलैंड एंड कॉमनवेल्थ। वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जान लीजिए। एंड ये स्टैब्लिश किया गया था 2009। अब अगर आज के न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो ये आर्टिकल है। ये इस तरह की टर्म्स आप अपने आंसर में लिखेंगे, इट विल बी रियली इम्पैक्टफुल। चिप्स आर द न्यू ऑयल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चिप मेकिंग में ताइवान इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ताइवान में सबसे ज्यादा चिप मेकिंग होती है, और इसीलिए जब भी यूएस चाइना की वॉर की कंडीशन बनती है या इस तरह की बातें आती हैं, तो ताइवान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड जब भी चाइना कहता है, चाइना क्या कहता है, ये अगर चाइना है यहाँ पर ताइवान है, वो कहता है कि दिस ताइवान इज पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना। हुआ क्या था, एक शॉर्ट बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेनलैंड चाइना में उस वक्त रूल कर रही थी केएमटी पार्टी, सॉरी केएमटी, ओके। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी अंडर चियांग काई शाई, ओके।
तो यहाँ पे फिर जब कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी अंडर माओ, तो इन्होंने पूरा चाइना जीता और ये जो केएमटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ये भाग के आ गए थे ताइवान में। ठीक है, तो इसलिए आज भी ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह बिहेव करता है एंड चाइना को माओ ने ओवरटेक किया एंड इन्होंने कहा कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है, तो दिस कम्युनिस्ट चाइना प्लस दिस डेमोक्रेटिक ताइवान, इन दोनों में आज भी तनातनी चलती है क्योंकि चाइना मानता है कि ये हमारा ही पार्ट है, बट क्योंकि ये यूएस की प्रोटेक्शन में है तो इतना आसान है नहीं इसको कैप्चर करना चाइना के लिए। अब क्योंकि ये चिप मेकिंग जो है आज लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक में यूज होती है। इसके अलावा जब हम आर्टिफिशियल मशीन्स की बात करते हैं जो कि फ्यूचर है वर्ल्ड का, उसमें भी सबसे ज्यादा चिप्स यूज होंगी, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो कभी भी अगर चाइना, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है जिसके जिसमें वो कहता है कि ये हमारा पार्ट है और इसे हम ले लेंगे कभी, तो जब भी चाइना इस पे अटैक करने की पोजीशन बनाएगा ना तो वो बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट होगा। यूएसए ताइवान को चाइना के अंडर में नहीं जाने देगा जस्ट बिकॉज दिस चिप इज न्यू ऑयल। क्लियर है? आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई हो। बाकी कभी मैं चाइनीज रेवोल्यूशन आपको अलग से पढ़ाऊंगा ना, तब आप पूरी पिक्चर समझ जाएंगे कि ये सीन क्या है ताइवान और इनका। ऑलराइट, लेट्स सी। चलिए आगे आते हैं हम लोग। जस्ट सेकंड गाइस। ओके, हुआ क्या था जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था ना, इट एक्सपोज द यूएस डिपेंडेंस ऑन सप्लाई चेन्स इन एशिया। फोर ऑफ द टॉप चिप मेकर्स इन द वर्ल्ड आर ताइवानीज। वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी कंपनियां जो चिप बनाती है ना, दे आर इन ताइवान। ओके, तो इसलिए ताइवान बहुत क्रूशियल है। और यहाँ पे देखिए वही वर्ड लिखे हैं जो मैं आपको बताया, चिप्स आर द न्यू ऑयल एंड ताइवान इज द न्यू सऊदी अरेबिया। तो ये बहुत क्रूशियल है। अब यूएस ने क्या किया इस स्टेप्स, चाइना का डोमिनेंस जो है, जो बढ़ रहा है चिप और सेमीकंडक्टर में, उसको कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने क्या किया, पहले तो इन्होंने सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो डिनाई करना शुरू कर दी, दैट डिनाइंग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी टू चाइना टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग हाई टेक डोमिनेंस। और दूसरा, अपनी खुद की कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं इन मेकिंग चिप्स। फिर हमें पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चाइना का सबसे बड़ा टेलीकॉम जायंट है हुआवी, उसको बैन कर दिया था और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं। उसके बाद कांग्रेस ने, जो पार्लियामेंट है यूएसए का, उन्होंने पास किया चिप्स एंड साइंस एक्ट और $280 बिलियन न्यू फंडिंग क्रिएट की फॉर डोमेस्टिक रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग इन सेमीकंडक्टर्स। ऑलराइट, तो यूएसए अब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। उसके बाद इन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यूएस इंडिया के बीच में, कि हम कोलैबोरेट करेंगे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में। तो ये आईसीईटी आप अपने नोट से पढ़ लें या अलग से कहीं से पढ़ लें, बट प्लीज इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर ये कराने जाऊंगा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 10। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो बायलैटरल कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम यूएसए के साथ, हमारा एम है कि हम एक रेजिलियंट सप्लाई चेन क्रिएट कर सकें, डेवलप कर सकें अपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन इकोसिस्टम को अपनी खुद की कंट्री में, एंड हाई स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट कर सकें। ये जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अब तक इंडिया में ये सब चीजें डेवलप क्यों नहीं हो पाई हैं? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास, पहली बात तो हमने एलोकेट भले ही किए 76,000 करोड़ रुपीज, बट अभी तक ऐसे कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट आया नहीं है इसमें। सिर्फ एक फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट आया था जो मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में भी बताया था। क्योंकि इसमें होता है क्या है कि अगर आपको ये डेवलप करना है ना, तो आपको इसके लिए बहुत जरूरी होता है अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल पावर, अनलिमिटेड प्योर वाटर सप्लाई एंड चिप मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ हाई स्किल्ड वर्कफोर्स। तो देखिए इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जो अश्योर करता हो 24/7 पावर सप्लाई अलॉन्ग विद प्योर वाटर। क्योंकि ये इतना डेलिकेट काम है चिप बनाना कि अगर 1 सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाती है तो आपका सब कुछ जीरो हो जाता है, फिर से आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि कोई कंपनीज हमारे यहाँ आकर अच्छा इन्वेस्ट करेंगी। अगर आप शॉर्ट में कहें तो कह सकते हो कि इंडिया 10 से 20 साल, ऑलमोस्ट 2 डेकेड पीछे चल रहा है सेमीकंडक्टर में दूसरी कंट्री से। नाउ चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर सेमीकंडक्टर मशीन्स, और बीजिंग ने अपना एक प्लान लॉन्च किया था, मेड इन चाइना 2025, जिसमें चाहता था कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे सेमीकंडक्टर में। ठीक है, लेकिन यूएसए ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए कि हम टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे चाइना के साथ। सिमिलरली जापान ने भी अनाउंस किया कि हम भी नहीं करेंगे, और यूएसए कोशिश कर रहा है कि नीदरलैंड भी इसको ज्वाइन कर ले
कि आप भी कोई टेक्नोलॉजी शेयर मत कीजिए चाइना के साथ सेमीकंडक्टर फील्ड में। क्लियर? तो इसी के लिए यूएसए ने जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान के साथ मिलके चिप 4 अलायंस बनाया था कि आप चाइना के साथ हमें ये सब शेयर नहीं करना है। ऑलराइट, फिर इंटरनेशनल रिलेशन पेज पे आज हमारे काम का कुछ नहीं है। बैंक, जैसे मैंने आपसे कल भी कहा था, आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पढ़ लेना खुद से। अब आपके काम का यहाँ पर ये है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट पब्लिश करता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। ठीक है, इंडिया इसमें आया 67 नंबर पे, जानना जरूरी नहीं है, बस रिपोर्ट का नाम याद रखिए और कौन पब्लिश करता है वो याद रखिए। यहाँ पे पीएलआई स्कीम है, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था पीएलआई स्कीम को पूरा प्रिपेयर कर लें, किस किस सेक्टर को दी जाती है बेनिफिट इसमें। आप टाइम बेस्ड पावर टैरिफ लाने की बात करी गवर्नमेंट, तो आप आर्टिकल मत पढ़िए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें क्या होने वाला है। ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग टैरिफ अप्लाई करेंगे, डे टाइम में अलग और नाइट टाइम में अलग। ठीक है, डे टाइम में जो टैरिफ रहेगा पर यूनिट चार्जेस वो करीब 20% कम रहेंगे, ठीक है, ताकि आप दिन में अपने काम कर सकें। और रात में जब पीक लोड होता है तो कोशिश की जाएगी कि इसमें पावर टैरिफ हाई रखा जाएगा। ठीक है, बस इतना सही सेंस है इसमें, इसे कहते हैं टाइम ऑफ द डे टैरिफ नॉर्म्स। और ये डिसाइड कौन करेगा कि डे में 8 आवर्स जो है डे के, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगा सर्व, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड। बस इतना ही जानना है आपको इसमें। देन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आ गई है। ठीक है, एनीवे, अच्छा गाइस, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट जब भी मैं न्यूज़पेपर कराता हूँ तो मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि आप कुछ ये चीज़ें स्टैटिक से कर लेना, वो कर लेना। जैसे उस दिन था एल नीनो, ठीक है, आईओडी था, एमजीओ था, ये सब न्यूज़ में रहता है आपका। फिर उस टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट से कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट था, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें, जैसे पीएलआई स्कीम आपको स्टैटिक से पढ़ने को कहा मैंने, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम करने को कहा। अब आप में से कोई करता है कोई नहीं करता है, क्योंकि क्या है कि आप जैसे ही खत्म करेंगे वीडियो आप कुछ और पढ़ने लग जाएंगे। So what I am planning to do is that at a minimal cost, okay, I can't do it for free for sure because I do have to invest some resources. So for benefit of you guys, what I am planning that I should have a static plus current linkage lecture also, ठीक है, on paid basis पर। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी न्यूज़पेपर में करंट में जो आएगा उसको स्टैटिक से लिंक करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप लास्ट मोमेंट में फिर ये ना रहे कि यार ये स्कीम लास्ट में पढ़नी पड़ रही है आपको, पीएलआई स्कीम क्या है, ये सब एलिनो वगैरह, ये सब आप अलग से पढ़ने में आपका टाइम ना जाए। तो हम इसको शुरू करने का सोच रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि करंट प्लस स्टैटिक आपका साथ में तैयार हो जाता है। क्योंकि GS2 एंड GS3 खासकर जो होता है मेंस में, ये सोनली आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड होगा। अगर आपका करंट अफेयर तैयार है, आप करंट और स्टैटिक को बेटर लिंक कर पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है विमेन एम्पावरमेंट को लेके या एनजीओ को लेके, ठीक है, एनजीओ को लेके या विमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो मैंने आपको परसों भी एक एनजीओ का नाम बताया था जो मणिपुर में काम कर रहा है, राइट। तो जब आप इनके रिलेटेड बात लिखते हैं कि दे दिस women movements have been instrumental in reducing the consumption of alcohol, like बिहार में क्या हुआ था, इलेक्शन के टाइम कुछ महिलाओं ने नीतीश कुमार को बोला था कि आप प्लीज बैन कीजिए, और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने बैन की अल्कोहल, राइट। तो इस तरह की एग्जांपल जब आप अपने पॉइंट्स के साथ नीचे एरो ऊपर अपना मेन पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है, उसके जब आप नीचे एग्जांपल देंगे ना, चाहे बिहार का दें या मणिपुर का दें, तो वो आपके आंसर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएगा आपको। तो इस चीज़ से मैं आपको ट्रेन करूंगा, आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इस तरह का एक कोर्स, तो हम प्लान कर सकते हैं। आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट बाय एंड ऑफ दिस मंथ आई कैन प्लान इट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, स्टडी वेल।